एक गाड़ी है, चढ़ा फिर उतरा, ऐसा कोई भी सवाल मिले जिसमें कि वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो हमें जरूरत पड़ता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की, तो एक तो हम यूज करते हैं पहला, ये जो आपका फोर्स बॉडी डायग्राम और इक्वेशन है, एक ये लग जाते हैं फोर्स बॉडी डायग्राम, और उसका जो एनएलएम इक्वेशन है ये लिखते हैं। लगभग इसको लगा के अकेला हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन साथ में कभी कभी इसके अलावा, फोर्स बॉडी डायग्राम लगाने के अलावा, हम यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वहां लागू नहीं हो रहा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होने के लिए बताया था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन 0 होने चाहिए, नेट फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन 0 होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तब फिर हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी थ्योरम मतलब कहने का कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स में आपको फोर्स बॉडी डायग्राम और एनएलएम इक्वेशन तो लिखना ही है, साथ में आपको अननोन्स ज्यादा हो जाने के केस में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज करते हैं। मतलब आपके दिमाग में खाका क्लियर होना चाहिए कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स है तो मेरे पास ये 2 हथियार हैं जिसको हम चलाएंगे और मेरे काम बन जाए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें 2 हथियार हैं, इसको चलाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे सेट करनी होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाना होता है, इसका मैंने एक पूरा चैप्टर and write NLM equation for circular motion। चाहे वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे वो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल हो या वो वर्टिकल, सब केस में जब आपको फोर्स लगाने की बारी आएंगी तो आप कैसे करेंगे। तो इसके स्टेप्स हैं। सर्कुलर मोशन के केस में सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वर का चुनाव कीजिए। फर्स्ट कंसीडर एन ऑब्जर्वर, है ना, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सबसे पहला काम है कि आप एक ऑब्जर्वर कंसीडर कीजिए। कंसीडर अ सुटेबल, कंसीडर सुटेबल ऑब्जर्वर। एक सुटेबल ऑब्जर्वर कंसीडर कीजिए। अब ये सुटेबल ऑब्जर्वर भाई कैसा हो, तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। ऑब्जर्वर चुनने का मेरे पास 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन है आइदर इनर्शियल, इनर्शियल मतलब ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट, है ना, मतलब कि जो सर्किल में चल रहा है, हम बाहर से खड़े होके उसको देख रहे हैं, ये कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। या नहीं, और ऑन दी सर्कुलेटिंग बॉडी, ऑन दी सर्कुलेटिंग बॉडी, जो बॉडी सर्किल में चल रहा है हम उसी के ऊपर में ऑब्जर्वर ले लेंगे। जो बॉडी सर्किल में चल रहा है हम उसी के ऊपर में ऑब्जर्वर ले लेंगे। ये मेरे पास ऑप्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल, है ना, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर।
तो ये मेरे पास और सर्कुलर मोशन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी वो ये वाली ऑब्जर्वर लेकर के सॉल्व करने में सर्कुलेटिंग बॉडी, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को लेकर के जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इनर्शियल ऑब्जर्वर के केस में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, फोर्सेस का डिसीजन करने में थोड़ी परेशानी होती है। और अगर ऑब्जर्वर को आप थोड़ा चेंज कर दें और जो बॉडी सर्किल में नाच रहा है अगर आप उसी के ऊपर में बॉडी ले लें, ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर सर्किल में नाचने लग जाएगा, लेकिन इस केस में आंसर करना निकालना आसान है। अब आपको मैं बताऊं, अगर आपने ऑब्जर्वर का चुनाव कर लिया, फिर उसके अनुसार मान लिया जाए कि आपने ऑब्जर्वर का चुनाव किया इनर्शियल, इफ ऑब्जर्वर लिया इनर्शियल, ग्राउंड पर रेस्ट में लिया, जिसको लैब फ्रेम कहते हैं, तब इस केस में इन एफबीडी फोर्स बॉडी डायग्राम के केस में ड्रॉ ओनली रियल फोर्सेस, सिर्फ रियल फोर्सेस ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ ओनली रियल फोर्सेस, है ना, एक्टिंग ऑन सर्कुलेटिंग बॉडी। जो बॉडी सर्कुलेट कर रहा है सिर्फ उस पे आपको रियल फोर्स ड्रॉ करनी है। रियल फोर्स क्या होता है? रियल फोर्स वो फोर्स होता है जिसके लगने के कारण आपको पता है कि वो फोर्स कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, किस पे लगा रहा है। अगर आप ये बातें स्पष्ट कह पा रहे हैं तो वो फोर्स रियल फोर्स। जैसे मास है तो धरती उस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वेट फोर्स हुआ, है ना। धागा है तो उसमें टेंशन हुआ, सतह से सटा है तो नॉर्मल हुआ। तो जितने भी फोर्सेस हमने पढ़े हैं वो सब के सब रियल फोर्स है, उसके लगने के कारण हमको पता है। आपको अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल लिए हैं तब उस केस में सारे रियल फोर्स आप ड्रॉ करेंगे ऑन दिस सर्कुलेटिंग बॉडी। ये हो जाएंगे फोर्स बॉडी डायग्राम। और एनएलएम इक्वेशन क्या होगा? फॉर एनएलएम इक्वेशन, एनएलएम इक्वेशन, जब आप ये सर्कुलेटिंग बॉडी पे सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देंगे ना, तो आपको वहां एक ऐसा फोर्स दिखेगा जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। एक फोर्स, जब भी आप सारे रियल फोर्स ड्रॉ कर देंगे तो आपको एक फोर्स जरूर ऐसा दिखेगा जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, या फोर्सेस के रिजल्टेंट आपको ऐसा जरूर मिलेंगे जो सेंटर की तरफ लग रहे हैं, सर्किल के सेंटर की तरफ। अगर ऐसा फोर्स आपको नहीं मिल पाया तो समझ लेना कि ये बॉडी सर्किल में चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो थ्योरी पढ़ने में क्या सीखा था कि अगर जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा, जब तक सेंटर की तरफ नेट फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी सर्किल में नहीं चल सकती। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट टू मेक द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना निहायत जरूरी है बॉडी को सर्किल में चलने के लिए। अगर आप एक सर्कुलेटिंग बॉडी पे फोर्सेस ड्रॉ कर रहे हैं तो जरूर उस बॉडी पे कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगे, और जो भी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स। या अगर दो तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर सेंटर की तरफ हो जाए तो वो रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको क्या करना है, एनएलएम इक्वेशन लिखने के क्रम में फाइंड करनी है क्या कर रही थी वीडियो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ नेट फोर्स आप निकाल लीजिए, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या लगा, एंड पुट इट इक्वल टू कुछ ज्यादा mv स्क्वायर बाई r
या m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड पता है कितना। तो ये हो गया आपका। जब हम इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम सारे सिर्फ रियल फोर्स ही ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद जब हम इक्वेशन सेट करेंगे, फोर्स इक्वेशन सेट करेंगे, एनालिटिक इक्वेशन सेट करेंगे, तब फिर पता लगाएंगे कि सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगा, और फिर उसको हम इक्वेट करेंगे mv²/r से आएगा। दूसरी तरफ अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम लिए हुए हो, इफ ऑब्जर्वर इज नॉन इनर्शियल मतलब सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर सर्किल में नाच रहा है वो वाला ऑब्जर्वर आपने अगर चुना हुआ है। जो बॉडी सर्किल में चल रहा है उसी पर आपने एक ऑब्जर्वर ले लिया, तो उस केस में इन FBD फोर्स बॉडी डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे, उस केस में ड्रॉ करो, ड्रॉ ऑल रियल फोर्सेस, ऑल रियल फोर्सेस, सारे रियल फोर्स ड्रॉ कीजिए, प्लस क्या और कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अदर स्यूडो फोर्स। बाकी और भी स्यूडो फोर्स है वो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 3 गो स्यूडो फोर्स पढ़ाया था, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक कोरियोलिस फोर्स और एक एजीमुथल फोर्स। तीनों के लगने के अलग अलग कंडीशन मैंने सिखाए थे कि कब हम इस फोर्स को लगाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, बाकी और जो कोरियोलिस फोर्स है और जो एजीमुथल फोर्स है वो लगेंगे भी, कभी कभी नहीं लगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलमोस्ट ऑल द केस में लगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा सारे रियल फोर्स आप ड्रॉ करेंगे, साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अगर सूडो फोर्स दूसरे लग रहे हैं तो वो हम ड्रॉ करेंगे। इफेक्ट अगर लग रहा है तब लगाएंगे, नहीं तो जबरदस्ती मत लगा। जैसे एजीमुथल फोर्स लगने के क्या शर्त है कि जो सर्कुलेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन से हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन से। कोरियोलिस फोर्स लगने की क्या शर्त है कि जो बॉडी सर्किल में चल रहा है, ऑब्जर्वर जो सर्किल में चल रहा है, वो ऑब्जर्वर अगर बॉडी को देख रहा है और बॉडी चल रहा है, सर्किल में होने के साथ साथ वो चल रहा है, सर्किल में होने के साथ साथ वो चल भी रहा है, तो फिर उस केस में ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है। ऑब्जर्वर जो हमने चुना हुआ है सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर, उसके रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में नहीं है, वो बॉडी चल रहा है। तो फिर हम उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स भी लगाए। और अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन से चल रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन से चल रहा है, तब फिर उस केस में हम एजीमुथल फोर्स या यूलर फोर्स भी लगाए। अगर तीनों घटना हो रही है, बॉडी सर्किल में चलने के साथ साथ चल भी रहा है और एक ऑब्जर्वर है जो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा, कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा और एजीमुथल भी लगेगा। ये सारे फोर्स स्यूडो फोर्स है। और फिर राइट दी फॉर एनएलएम इक्वेशन। अब जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं या सूडो फोर्स लगा देते हैं तो हम न्यूटन्स लॉ एप्लीकेशन करने में, है ना, कर सकते हैं। तो फॉर एनएलएम इक्वेशन राइट या सेट अप द फोर्स इक्वेशन according to chosen circulating observer। जो आपने ऑब्जर्वर चुना है उसके अनुसार
अगर इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखिए। अगर इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि बॉडी मोशन में है, तो एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन लिखिए, जैसा कि मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में सिखाया। तो ज्यादातर केस में आपको सारे बॉडी जो है, जब आप ऑब्जर्वर को उसी बॉडी पर ले लोगे जो बॉडी सर्किल में चल रहा है, तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बॉडी रेस्ट में ही रहे, तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑलमोस्ट केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, बाय वाला बराबर रूट। ये हो गए पूरी खाका। जब हम फोर्स बॉडी देखो, तो ये फोर्स बॉडी डायग्राम आपको लगभग सब में लगाना पड़ेगा, चाहे वो सर्कुलर मोशन ओरिजेंटल में हो, ओरिजेंटल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम हो, या वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम। इन दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में फोर्स बॉडी डायग्राम और एनएलएम इक्वेशन लिखना ही है। और इसी को लिखने में गलतियां होती हैं, वो गलती ना हो, आप एकदम से करेक्ट लिख पाए, उसके लिए ये रास्ते। आप आगे बढ़ने से पहले एक ऑब्जर्वर डिसाइड कर लो है कि ऑब्जर्वर आप कहाँ ले रहे हैं। कभी कभी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर लिए हुए सूडो फोर्स लगा देते, तो आप पहले ऑब्जर्वर डिसाइड कीजिए और फिर उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली आप फोर्स ड्रॉ कीजिए और एनएलएम का इक्वेशन। ठीक है, तो ये है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के नियम वही रहेंगे जो मैंने सीखा। पहले हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। The particle is moving in a circular path of radius 2 meter with a constant speed of 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में 2 मीटर का रेडियस बना के पार्टिकल चल रहा है। फाइंड ए एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल। दूसरा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। 2 मिनट बता दे। तीसरा, लीनियर एक्सेलरेशन बंद कर रहे हैं ऑफ पार्टिकल। चौथा, टाइम पीरियड निकाल। ये 4 चीज बताए। हाँ, बहुत शांत दिमाग से छोटी छोटी बातों को सोचते हुए अपना जवाब बनाएंगे। प्रॉब्लम, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने का नियम मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ के समझ के एक डायग्राम बनाना। डायग्राम बना के जो भी प्रॉब्लम के रिलेटेड स्टेटमेंट है किया हुआ है, उस डाटा को डाल दीजिए। दैट इज अल्फा, जो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी, डी
dt ओमेगा की वैल्यू आप अभी अभी निकाले हो 2t, यहाँ से आप 2 बार करो, dt by dt is 1, और ये सिंपली आया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज नॉट है ना डिपेंडिंग ऑन टाइम। सो ये हर एक समय एट 1 सेकेंड क्या 2 सेकेंड 3 सेकेंड हर एक सेकेंड में अल्फा की वैल्यू वही रहेंगी 2 रेडियन पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पूछ रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन तीनों एक ही है, और ये होता है v स्क्वायर बाई आर। ये होता है v स्क्वायर बाई आर। v की वैल्यू आपको पता है 2t का होल स्क्वायर, और r जो रेडियस है दैट इज 1। नाउ इट इज 4t स्क्वायर, है ना, और ये आएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी टाइम पर डिपेंड हो रहा है। सो अलग अलग समय में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बदल जाएंगे। सो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड सेंटीपिटल या रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू होंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Tangential acceleration is that is the dv by dt, rate of change of speed with respect to time, और v की वैल्यू आपको दी हुई है 2t, सो 2 बाहर हो जाएंगे और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और ये आएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके निकले, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए तो यहाँ से टाइम गायब हो गया। दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज रिमेन सेम according to this situation. So 1 सेकेंड क्या 2 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड सब समय में इसका एक्सेलरेशन वही रहेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी तक हो गया। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन में 2 एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज ac, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज at। तो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से नेट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, so net acceleration is the square root of centripetal acceleration plus tangential acceleration, resultant of these two. तो centripetal acceleration आज मैंने निकाला हुआ है 4, और tangential acceleration निकाला हुआ है 4 चौके 16 4 20 का हो जाएगा 2√5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, रेडियल से एंगल बीटा बनाते हुए, तो tan बीटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 2 और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है 4। तो ये जो वैल्यू आएगा tan बीटा दैट इज 2/4। तो बीटा की वैल्यू आप कहेंगे tan इनवर्स 1/2 विथ रेडियस, रेडियस के साथ ये एंगल बनाते हुए नेट एक्सेलरेशन काम करें। ठीक है। अब जो इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइम क्या लगेगा पहला सर्किल कंप्लीट करने में और दूसरा सर्किल कंप्लीट। अच्छा एक बात ये बताइए, प्रिंस क्लास में है ना, वीडियो ऑन करके रखो भाई, तो हमें पता ही नहीं चलता। यस सर, कर दिया। ये जो सर्किल में चल रहा है जैसा सिचुएशन दिया हुआ है, और आपको टाइम पीरियड निकालने की बात हो रही है, सर्किल एक कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ जो टाइम पीरियड का ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं 2πr/v। नहीं, ये तो अच्छी ग्रेड लगता है सर, ये नहीं लग सकता सर। ओके, वेदांत क्या ये लगा सकते हैं? नहीं सर, नहीं लगा सकते। टाइम निकालने के लिए
आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए होता है। यस सर। तो अब हम इस केस में इस टाइम को कैसे निकालें? तो निकालने के लिए F, निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? मेरे पास v इक्वल टू इंटीग्रेट करें। ds बाई dt है, ये यस है ना? सर। यस सर। तो ये हो गया ds इज इक्वल टू v dt। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन यूज। जीरो समय में पहले हम वैल्यू रख देते हैं, तब लिमिट रखने में आसान। वह ds v की जगह 2t dt। यहाँ पर लिमिट टाइम का रखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस का रखेंगे। फर्स्ट सर्किल के लिए स्टार्ट हुआ है जीरो से। जीरो समय में डिस्टेंस जीरो होगा। जीरो समय में डिस्टेंस जीरो होगा। जीरो। और एक बार कंप्लीट करने में जो समय लगा t1, t1 समय में ये एक बार कंप्लीट करेगा सर्कमफरेंस 2। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करके वैल्यू बता दें। तो लेफ्ट साइड क्या होंगे? 2 पाई r। राइट साइड में 2 बाहर हो जाएंगे और t1 स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट डालने के बाद इंटीग्रेट किया, t स्क्वायर बाई 2 ऊपर वाला लिमिट रूट अंडर 2। ये कैंसिल हो गए। यस सर। और r का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। r का वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ स्पीड भी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर एडजस्ट हो गया, सेकंड में आंसर है। r की वैल्यू 1 है, इस t1 स्क्वायर। t1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 पाई। t1 इक्वल टू रूट अंडर 2 पाई का वैल्यू 3.14 लोगे, ये हो जाएंगे 6.28 सेकेंड। ये हुआ पहला सर्किल। ये हुआ फर्स्ट सर्किल कंप्लीट करने में क्या समय लगा? फर्स्ट पार्ट। दूसरा सर्किल कंप्लीट करने में क्या समय लगा? तो यही चीज फिर आगे रिपीट होगा। ds इज इक्वल टू 2t dt। और जो हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, आप स्टार्टिंग से ही इंटीग्रेट करो। जीरो समय से स्टार्ट हुआ है चलना, और 2 चक्कर काटने में क्या क्या समय लगेगा? तो 2 चक्कर काटने में पहला जो टाइम लगा और दूसरा टाइम हो गया t, और टोटल टाइम हो गया 2 पाई। 2 पाई r प्लस 2 पाई r 4 पाई r। पहला टाइम t1 क्यों हुआ? स्टार्टिंग कर रहे हैं जीरो से। t1 क्या है? टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट सर्किल। टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट सर्किल। और t2 है टाइम टू कंप्लीट सेकेंड सर्किल। ठीक है या नहीं? तो दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये जीरो से लेके 4 पाई r जाने में टोटल कितना टाइम लगा, वो टोटल टाइम निकाल लो, और उस टोटल टाइम में ये जो पहला टाइम आया है t1, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ही करना चाहो वैसे करो, रिजल्ट वही आएंगे। तो बताइए इंटीग्रेशन क्या होंगे? लेफ्ट साइड में 4 पाई r और राइट साइड में हो जाएंगे 2 t1 प्लस t2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल। यहाँ से t1 प्लस t2 के वैल्यू होंगे अंडर रूट 4 पाई। r की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 3 बन जाएंगे 2। और यहाँ से की वैल्यू होंगी रूट अंडर 4 पाई माइनस t1, और t1 की वैल्यू होगी रूट अंडर पाई की वैल्यू रख के आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर।
समझ आया? समझ आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट of mass 150 kg together with cycle, साइकिल के साथ उसका टोटल मास है 150 kg। सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। सर इधर अगर टाइम को हम लोग √2π लेके करें तो भी हो जाएगा? हाँ, √2π मतलब t1 की वैल्यू। सर नीचे वाली लिमिट को अगर √2π ले ले तो? नीचे की लिमिट √2π ले लें और इधर वाले में 2πr कर देंगे। इधर में 2πr कर देंगे। ऊपर पे t मान लेगा कुछ। यस सर। क्या ऊपर में t? यस सर। सर उससे बट आंसर डिफरेंट आ रहा है शायद। हाँ, उसका आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर बदल जाएगा। सेकंड सर्किल के टाइमिंग में बदलाव हो जाएगा। एक सर्किल कंप्लीट हुआ, और ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ वो तो ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ही है, उसी के लिए तो इंटीग्रेशन हम लगा रहे हैं। अगर हम ये वाली टाइम ले लें, ये वाली टाइम 2π√2, इस समय में दूरी कितना चला? 2πr। लेकिन इस समय में क्या स्पीड इतना ही है? स्पीड तो इसी के साथ वेरी कर रहा है ना? यस सर। यस सर। स्पीड तो इसी के साथ वेरी कर रहा है। यस सर। और दूरी चल गया वो 2πr। और टाइम मान लिया जाए यहां से इस समय से लेकर इस समय तक t हो गया t2, और ये हो गया 4πr। तो आंसर आपका इस केस में बदल जाएगा। ये लेफ्ट साइड तो 2πr ही रह जाएगा। यस सर। ये 2 हो जाएगा बाहर, और यहाँ हो जाएंगे t2² 2 माइनस √2π² 2। ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे पाई का मान 1 आ गया। t2 की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएंगी। रीजन क्या है बताइए? सर लेकिन सर वेलोसिटी की इक्वेशन भी चेंज होगी साथ में। वेलोसिटी का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का वेरिएशन तो यही हो रहा है ना, टाइम के साथ ही ये चेंज हो रहा है। हाँ ये चेंज हो जाएगा। ये स्पीड जो है आफ्टर टाइम √2π, इस समय के बाद क्या इसकी स्पीड यही है? इस समय के बाद क्या उसकी स्पीड वही है?
चेंज तो हो रहा है, तो ये इक्वेशन इसका चेंज हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। आप इसमें गलती क्या यूज कर रहे हो? ये वाली गलत यूज है। समझ में आ रहा बेटा? हाँ यस समझ गया सर। क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होंगी ये ऐसे जा रहा है, तो आफ्टर √2 पाई टाइम उसकी इक्वेशन फिर चेंज हो जाएगी, तो घटा करके मान बताना। तो दिस इज आई एम कमिटिंग द मिस्टेक स्पीड का, और स्टार्टिंग से 0 ले गलती का प्रश्न नहीं है। कुछ ही सर बोल रहे हैं। सर क्या 5 मिनट है बताओ। Recording stopped. आगे बढ़ते हैं। A cyclist of mass 150 kg together with cycle, साइकिल के साथ उसका मास कितना है? 150 kg। राइडिंग मूविंग रिकॉर्डिंग का है सर। with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, है ना? is to take a left turn, उसको लेफ्ट टर्न लेना है ऑफ रेडियस 30 मीटर। लेफ्ट टर्न लेना है ना? ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेना है, और उस टर्निंग का जो कर्वेचर है उसका रेडियस है 30 मीटर। पूछता है फर्स्ट, अगर यहाँ मस्ट नहीं देने व्हाट शुड बी नहीं लिखा था हम ऐसे व्हाट शुड बी द एंगल कोई दूसरा बना चुप रहा he should bend, he bend, and in which side, और उसे बेंड किस साइड में करना है। दूसरा, what force is needed on the cyclist to make the turn possible, वो कौन सा फोर्स है जो इस साइक्लिस्ट पर लगना चाहिए ताकि यह टर्न ले सके। ठीक है, what should be the minimum coefficient of friction है ना? What should be the minimum coefficient of friction between road and tire to avoid skidding? बोलते बड़ा
स्किडिंग अवॉइड करने के लिए कितनी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होनी चाहिए? दिस इज द 3 क्वेश्चन. समझा से ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो बड़े बड़े सवाल कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको तो आने ही चाहिए. दस मिनट पर सेकंड होते हैं मीटर में चेंज करिए. With a speed at 150 a left turn of radius 30 meter. Radius 30 r बराबर पहला एंगल कितना आया? tan inverse 1/3. tan इनवर्स 1/3 पहला काम. एंगल है ना फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? rg tan under root rg d स्क्वायर बाई r. ये था ना, सर्किल में चलने के लिए अपने आप को उसको बेंड करना पड़ा था, और अगर उसको लेफ्ट टर्न लेना है तो उसको किस डायरेक्शन में बेंड करना है? लेफ्ट ही बेंड करना है ना जी. अगर लेफ्ट मुड़ना है तो उसको लेफ्ट ही बेंड करना है. ठीक है. राइट मुड़ना होता है तो राइट बेंड करना पड़ता है. और कितना एंगल बेंड करना पड़ा वो है फॉर्मूला v स्क्वायर बाई r. v की वैल्यू कितनी है? 36 मतलब 10 मीटर पर सेकंड. यहाँ 10 रख देते हैं. r का मतलब 30 है, और g का मान 10 है. 10 कैंसिल और ये थीटा इज tan इनवर्स 1/3. और ये किधर बेंड करेगा? लेफ्ट. लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट बेंड करेगा, राइट मुड़ना है तो राइट बेंड करेगा. चलिए आगे बढ़ताइए. व्हाट फोर्स इज नीडेड ऑन दिस साइक्लिस्ट टू मेक द टर्न पॉसिबल? वो कौन सी फोर्स है जो साइक्लिस्ट पर लगेगा तो ये लेफ्ट टर्न मुड़ पाएगा, मतलब कि ये सर्किल में चल पाएगा. तो सर्किल में चलने के लिए जो फोर्स है वो फोर्स को कहते हैं सेंटीपीटल. The centripetal force is must to make the particle moving, make the body moving in a circular motion. तो वो जो फोर्स है horizontal force, ये होगा mv स्क्वायर बाई r. और ये कितना होगा? तो मास आपको दिया हुआ 150, v है 10, रेडियस कितना है? रेडियस है 30. ये कितने हो जाएंगे? 500 न्यूटन. 500 न्यूटन टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर. और ये लगेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल एंड टुवर्ड्स द सेंटर. आगे बात कीजिए. नेक्स्ट. What should be the friction coefficient, minimum coefficient of friction between rod and tire to avoid skidding? इसका जवाब दीजिए. ये सारी चीजें देखिए मैं लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ हूँ. ये वाली सिचुएशन. तो पहला है स्कीडिंग नहीं हो और नो स्कीडिंग. ये देखो, टू सर्कुलेट द साइक्लिस्ट सेफली विदाउट स्कीडिंग. स्कीडिंग नहीं होने के लिए म्यू का मान v स्क्वायर बाई rg से बड़ा होना चाहिए या बराबर तक भी होना चाहिए. तो यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू that should be greater than or equal to v स्क्वायर बाई rg. इसका मतलब म्यू का सबसे मिनिमम मान इज इक्वल टू
1/3 आएगा ना. Yes, sir. So this is the okay. Next. A circular road of radius 50 meter has angle of banking equal to 30 degree. एंगल ऑफ बैंकिंग क्या हुआ? जो रोड को उठा दिया गया है. एंगल ऑफ बैंकिंग क्या हुआ? जो रोड को उठा दिया एक साइड से, वो हुआ एंगल ऑफ बैंकिंग. एट व्हाट स्पीड should a vehicle go on this road so that the friction is not used. Friction is not used. In transverse direction. ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं है. या ऐसे लिखो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो जाएगा. नॉट यूज्ड टू अवॉइड स्लिपिंग और स्कीडिंग. स्लिपिंग या स्कीडिंग होने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही. तब इस केस में इस तरह के रोड पे गाड़ी को कितनी स्पीड से हम चला सकते हैं? इस तरह के रोड पे गाड़ी को हम कितनी स्पीड से चला सकते? सर अंडर रूट 500 बाय रूट 3. तो रोड को तो बैंड किया हुआ है. रोड को बैंड किया हुआ है. तो ये पहला कंडीशन, रोड इज बैंड. और पहला कंडीशन है इफ नो फ्रिक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लिपिंग डाउन और स्कीडिंग अप. अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला था रूट अंडर आरजी टैन थीटा. यही स्पीड आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा रहा है. दैट स्पीड इज रूट अंडर आरजी टैन थीटा. देख लो, प्रॉब्लम के लिए आपको कुछ रिजल्ट जो है याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो पूरा डिराइव करना है. R is what? रेडियस इज कितना? 50. G का मान 10. tan थीटा, थीटा इज 30, 30 इज 1/√3. ये हो जाएंगे 50 का 10 बार हो गया रूट अंडर. अच्छा, रूट के अंदर में रूट है ना, 5/√3 ना. कैलकुलेट कर लेना. दिस इज इन मीटर पर सेकंड. Yes. एक इसका और क्वेश्चन लेते हैं जो इसका फाइनल पार्ट.
a turn सब बुलाते हैं of radius 20 meter is banked आप रुक जाओगे for a vehicle going at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। एक रोड को इस तरह से बैंक किया गया है जिसकी रेडियस 20 मीटर है ताकि उस पे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल सके। If the coefficient of friction is 0.4 between road and tire, coefficient of friction is 0.4. What are the possible speeds of vehicle so that it neither slips down nor skid up? वो ना ही नीचे की तरफ स्लिप करे और ना ही वो ऊपर की तरफ स्किड करे। स्किड सब आई रोहित लगाओ फॉर्मूला लगाओ RG tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। आर कितना है 20 मीटर बटे 10 स्पीड इसी प्रॉब्लम का ये सिचुएशन तैयार हुआ था, एक बार देख लीजिए सब कोई। ये तैयार हुआ था दो सिचुएशन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोड और टायर में हो और हम इस गाड़ी की ये वाली स्पीड रखेंगे रूट अंडर आरजी टैन थीटा, तो इस गाड़ी की टेंडेंसी ना नीचे जाने की होगी, ये गाड़ी ना नीचे जाने का टेंडेंसी बनाएगा और ना ही ऊपर जाने का बनाएगा, और तब उस केस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी उसको रोकने के लिए। अगर इस गाड़ी की स्पीड रूट अंडर आरजी टैन थीटा है और अगर हम स्पीड कम करेंगे, इस गाड़ी की स्पीड कम करेंगे, ये वाली फोर्स कमजोर हो जाएंगी और ये वाली फोर्स तो जो था वही रहेगा। ये पूरी गाड़ी की टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की होगी और इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन सतह के द्वारा ऊपर की तरफ लगेगा। और स्पीड कम करेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ती जाएंगी, और स्पीड कम करेंगे फ्रिक्शन और बढ़ती जाएंगी, और एक मिनिमम स्पीड तक ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएंगी उसके बाद अगर आप स्पीड कम करेंगे तो ये पूरी गाड़ी नीचे की तरफ स्लिप करनी शुरू कर देगी। और नीचे की तरफ स्लिप न हो, नो स्लिपिंग डाउन, स्पीड मिनिमम कितना कर सकते हैं इसी को डिराइव किया। मिनिमम स्पीड का मान रूट अंडर आरजी टैन थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू टैन, ये फॉर्म। और जब स्पीड मैक्सिमम करेंगे, स्पीड बढ़ाते जाएंगे, तो ये पूरी गाड़ी जो है ऊपर जाने का स्कीड करने की टेंडेंसी बनाएगा, तो ये सरफेस इसको ऊपर जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन नीचे का। और स्पीड बढ़ाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ाएंगे फ्रिक्शन और बढ़ेगा। जब स्पीड का मान मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमम,
तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसके लिए रिजल्ट मैंने ये निकाला। बस थोड़ा सा अंतर है प्लस माइनस का। ऊपर में यहाँ मिनिमम में ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, मैक्सिमम में ऊपर प्लस है, नीचे। ये डेरिवेशन यूज करेंगे। वैसे इस सवाल में देखो तो थीटा तो दिया ही नहीं, tan थीटा में जो थीटा चाहिए वो थीटा दिया ही नहीं। थीटा दिया है, देखिए सवाल में आपको दिया हुआ कि जो रेडियस है 20 मीटर, इसको इस तरह से बैंक किया गया है कि उस पर हम 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला ना। तो 36 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाने के लिए जो फॉर्मूला है मेरा tan थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। 1/2 e का वैल्यू कितना हो गया 10, रेडियस कितना है 20 ये हो गया 10, तो ये हो गया 1/2। tan थीटा इज 1/2। तो v मिनिमम रूट अंडर rg tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा। कितना है बताएंगे इसका रिजल्ट, और मैक्सिमम rg tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। इतना मिनिमम चलाएंगे तो स्पीड स्लिप डाउन नहीं होगा, इतना मैक्सिमम चलाएंगे तो स्पीड अप नहीं होगा। मतलब यहां से यहां तक आप स्पीड कुछ भी रख देंगे तो आप सेफ रहें। √20/3 तो जो भी आएगा अपना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नहीं सर 1.2 So V minimum √50/3 आ रहा है, मैक्सिमम 15 आ रहा है। 50/3 दैट इज इन मीटर पर सेकंड है ना। यस सर, और V 15 मीटर पर सेकंड। तो ये था जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था। एक बार और ट्रक मूविंग इन taking a turn of radius 20 meter with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। 20 मीटर की रेडियस है और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह ट्रक टर्न लेगा। If distance of front wheels is 1.4 मीटर, ट्रक के सामने की जो डिस्टेंस व्हील की है 1.4 मीटर है, एंड हाइट ऑफ center of gravity is 2 meter. Will the truck overturn? क्या ये ट्रक ओवरटर्न करेगा, क्या ये ट्रक पलट जाएगा या नहीं पलटेगा? Tell me the answer of this question. Road is not bad. Road is not bad. फिर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 If road is फ्रंट not banked, रोड बैंक नहीं है, हाँ पढ़ रहे हैं।
सर फिर tan थीटा बराबर हो गया 1/2 अगर रोड बैंक नहीं है उसके लिए रिलेशन देखिए, मैंने निकाला था लास्ट क्लास में, ये वाला कि जो रोड अगर बैंक नहीं है, रोड इज नॉट बैंक, और उसमें हम अगर सर्किल में चलते हैं तो एक खास स्पीड से अगर हम ज्यादा कर देंगे तो हम पलट जाए। और वो खास स्पीड देखिए क्या है, वो खास स्पीड है रूट अंडर GBR/2H। बी क्या है GBR/2H। बी क्या This is the speed at which the truck will take overturn. P distance between front wheel For no overturn, ओवरटर्न नहीं हो, उसके लिए जो स्पीड मैंने रखा था कि स्पीड लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर GBR/2H होना चाहिए। आप इसकी स्पीड निकाल लीजिए, इसका वैल्यू हो गया 10। 2 7 14 बी रूट अंडर जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील्स है दैट इज 1.4, रूट अंडर 70 रेडियस इज 20, 10 × 7 2, और हाइट ऑफ CG जो है H दैट इज इक्वल टू 2। 2 ये बताइए स्पीड कितना है? रूट अंडर 70 ये 2 कट गया 5 से, और ये वैल्यू आया रूट अंडर 70। रूट अंडर 70 अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 8.8 रूट अंडर 70 8.3 8.3 8.3 मीटर पर सेकेंड। और जो ट्रक सर्कुलर मोशन लिया है वो कितनी स्पीड से लिया है? 10 मीटर10 स्पीड ऑफ ट्रक इज व्हाट? स्पीड ऑफ ट्रक जो है वो है 36 मीटर। 5/10 कर देंगे तो ये 5/18 करेंगे ना, यस सर तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। पलट जाएगा। यस सर 8.3 मीटर पर सेकंड से अगर ज्यादा हुआ तो पलट, और ये ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन G safe। G safe दैट इज 8.3। G safe जो है हमसे फिजिक्स नहीं बनी इट इज 8.3। कोची रोहित तो ट्रक विल ओवरटर्न, ट्रक विल ओवरटर्न। बीजे से फिजिक्स नहीं आवड़ता तभी बायोलॉजी से बीएससी कुछ बड़का थे थोड़े ना। अच्छा, अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 मीटर न होकर 2 मीटर न होकर अगर ये 1 मीटर होता तब क्या ये पलटता? तो रूट अंडर कितना आ जाता? 1.4 10 रुकने 14 यूनिट माइनस यस सर तभी पलट जाता। आवेदन सर पलट जाता 28 280 होता। तब उस केस में ये कितना होता? 150 हो जाता ना, 140 हो जाता। नहीं पलटता तब नहीं पलटता ना वेदांत। 240 ना होगा 140 नहीं लिखना है एच अगर यहाँ H की वैल्यू 2 मीटर की जगह 1 मीटर होता तो नहीं पलटता। 140 हाँ
वही स्पीड पे नहीं पलटता। इफ हाइट ऑफ CG 140 किलो अगर 1 मीटर होता तो V सेफ क्या आया? 12 रूट अंडर 140। 11.6 रूट अंडर 140 की वैल्यू आएंगी 11.8 140 तो पलट जाए। मीटर पर सेकंड। हाँ पर नहीं पलटेगा। और ये ज्यादा है ना V ट्रक से। सही बोलते। तो ये नहीं पलटता, नो ओवरटर्न। नो ओवरटर्न। 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा आएगा ना, नहीं पलटेगा। आप देखोगे रोड पे जो ये ट्रक चलती अभी है, कितना आया था देखो, 8.3 आया था। जो ये ट्रक है और इसके ऊपर में कोई लोडिंग नहीं है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। और कोई दूसरा ट्रक है जो काफी ऊपर लोड किए हुए है ना, एकदम सामान सब ऊपर में लोड किए हुए, एकदम ये सामान लोड किए हुए हैं इसके छत पर। तो अगर ये सामान सब लोड किए हुए हैं छत पे, तो इस केस में क्या होगा? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। बात समझ रहे हैं? इन दोनों में से किसको पलटने का खतरा ज्यादा है? 2 नंबर को पलटने का खतरा ज्यादा है। मोर टेंडेंसी टू ओवरटर्न, मोर टेंडेंसी टू ओवरटर्न। इसका सेंटर लेस टेंडेंसी टू ओवरटर्न। इसलिए जो रेसिंग कार तुम देखोगे ना, रेसिंग कार जो रेस में भाग लेता है वो एकदम चपटा रहता है। उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम जमीन के साथ लगभग सटा सा रहता है, ताकि उसके पलटने का खतरा बहुत कम हो, हाईएस्ट स्पीड पे वो चले। और जो ट्रक में लोड किया हुआ सामान बहुत ऊंचा तक लोड किया हुआ है, तो ऐसा ट्रक देखोगे ना तो रोड से नीचे नहीं उतरेगा, वो रोड पे ही चलेगा। और जब टर्न लेना होगा तो बहुत स्लो हो जाएगा, तब टर्न लेगा। ठीक है, और रोड से नहीं उतरेगा, क्योंकि रोड से अगर उतर गया, उतरने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो चढ़ेगा रोड पे तो थोड़ा सा कर्वेचर बनाएगा और हाई स्पीड जैसे ही लिमिट से ज्यादा हुआ वहीं पलट जाए। इसलिए ऊंचा लोडिंग करता जो गाड़ी चलता है एकदम स्थिर से धीरे धीरे चलता। फिजिक्स नहीं आता। ठीक है, ये सारे जो प्रॉब्लम आज हमने डिस्कस किए हैं वो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, जो लास्ट क्लास में मैंने डेरिवेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फोर्स बॉडी डायग्राम लगाएंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एंड देन आफ्टर वी विल यूज वर्टिकल सर्कुलर।